बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। मनफी ख़बरों का तूफ़ान है और नफ़रतों की यलगार है, इल्ज़ामात की भरमार है। एक बहुत अफसोसनाक ख़बर है, लोरालाई में पुलिस का जो एक भर्ती सेंटर है उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें हमारे बहुत से बेगुनाह जो अफराद हैं वो शहीद हो गए हैं। उनके अहल खाना के साथ हम इजहार अफसोस करते हैं। लेकिन ये जो दहशत गर्द हैं जो बेगुनाह लोगों पे हमले करते हैं, इनके ख़िलाफ़ हमें एक मुतहदा मुहाज़ बनाना होगा। हमने कई दफ़ा बनाया लेकिन हमारा मुहाज़ टूट जाता है। तो मनफी ख़बरें बहुत सी हैं, लेकिन एक अच्छी खबर जो है उससे हम आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने ईवान का माहौल अच्छा रखने के लिए, खुशगवार रखने के लिए कमेटी बना दी है। और इस कमेटी में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी शामिल कर लिया है, आसिफ ज़रदारी भी शामिल हैं और बहुत से दीगर रहनुमा भी इसमें शामिल हैं। और अब हम इस उम्मीद में हैं कि शायद इस कमेटी का कोई इजलास भी होगा। तो इजलास होगा तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बैठेंगे, शहबाज शरीफ साहब भी बैठेंगे, ज़रदारी साहब भी बैठेंगे। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ और आइंदा ये मामला कैसे चलेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ ज़रदारी साहब की नाअहली के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। तो उन रिमार्क्स का जिक्र करूँगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि आप सियासी मुकदमात अदालत में क्यों ले आते हैं और आपका मुतलका फोरम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता है, आप वहाँ पे क्यों नहीं ये मामला लेके जाते? और सियासी लड़ाई सियासी फोरम और पार्लियामेंट में आपको लड़नी चाहिए। पटिशनर जो उस्मान डार साहब हैं उनसे उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा अदालत को इस पर मुतमिन करें कि इसे तरजीही बुनियादों पर हम क्यों सुने, हम बेशुमार ज़ेर इल्तवा केसेस छोड़कर ये सियासी केस क्यों सुने, और पार्लियामेंट को चाहिए कि इस मामले को देखने के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दे। तो ये उन्होंने वहाँ पर बात की है कि सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासी लड़ाई जो है वो उसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं तय करते और इसको अदालत में क्यों ले जाते हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, और उनके साथ हैं जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। मैं आपसे फैसल वाडा साहब गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि आप अपनी सियासी लड़ाई जो है वो राइट फोरम पर क्यों नहीं लड़ते, पार्लियामेंट में क्यों नहीं लड़ते और अदालत में क्यों ले आते? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, एक जज की रिजर्वेशन है और यूजुअली आपको कमेंट करने, मतलब एज इंडिविजुअल मैं कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के फैसले कोर्टों में ही हुए हैं। और जब रिवायत ये बन जाए कि असम्बली के अंदर या इलेक्शन कमीशन के अंदर डिले टैक्टिक्स हों और आप 1 महीने का काम 4 साल तक ले जाएं, आपको हमारा 4 हल्के खोलने वाला वाक़या याद है, तो फिर आप कोर्ट्स के अंदर ही जाते हैं। और कोर्ट्स के अंदर भी कोई, मैंने एज सच तो मेरी हिस्ट्री के अंदर मैंने 32 साल पुराने केसेस भी हल होते हुए अभी तक नहीं देखे, पेंडिंग केसों की है। लेकिन सियासी तौर पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन गया है और पिछले एतवार में जो सियासी हलचल भी हुई है, मेरिट पे जो फैसले भी हुए हैं, उनमें कोर्ट्स ने सारा रोल प्ले किया। तो अगर एक काम अच्छा कर रही है कोर्ट, वो बात उनकी ठीक है कि इस सियासी मसलों की वजह से आम जो केसेस हैं वो डिले का शिकार हो जाते हैं और एक आम पब्लिक को उसका भुगतान भरना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये सब ये है कि अब फैसले अलग अलग कटहरों में ही होते हैं, अब फैसले जमहूरी तौर पे होते भी नहीं है ना। जी जावेद लतीफ़ साहब, ये आप समझते हैं कि सियासी मामलात अगर सियासी फोरम पे तय हो जाए, इलेक्शन कमीशन भी एक फ़ोरम है, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी एक फ़ोरम है, तो अदालतों पर गैर ज़रूरी मुकदमात का बोझ नहीं आएगा? बल्कि मैं हामिद मीर साहब गुजारिश करूँगा कि अभी जो फैसल वाडा साहब ने कोट किया है ना कि 4 हलकों की हमने बात की थी खोलने की, एक तो वो भी गलत तरीका था, इसलिए कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं होता, यहाँ तक कि चीफ़ एग्जेक्टिव के पास भी कोई इख्तियार नहीं होता कि किसी हलके को वो खोल सके, कोई कानूनी तकाज़े होते हैं। अब आप जो ख़ुद बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी एक फ़ोरम है, उसके बाद ट्रिब्यूनल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। आप सबको बाईपास करके आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं और वहाँ से आप ये तवक्को रखें कि हमें यहाँ से मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला मिल जाए या जल्दी मिल जाए, तो फिर कानून बनाने की ज़रूरत क्या थी? फिर वो सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत आम बंदे के लिए वो सारा प्रोसेस,
और एक वीआईपी बंदे के लिए या एक ख़ुद से आप ये देखें ना मुझे बड़ा अफसोस होएगा ये बात करते हुए भी कि 4 हलकों के लिए जिस तरह धरना दिया गया और जिस तरह फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए प्रेशर बिल्ड किया गया, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन का घिराव, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का घिराव, हाई कोर्ट का घिराव, सुप्रीम कोर्ट का घिराव और फिर पार्लियामेंट का घिराव, ये सारी चीज़ें मुनासिब नहीं है। इसका मतलब ये एक सेकंड, लेकिन अगर आप 4 हलकों के मामले पे यस कर देते और पार्लियामेंट के अंदर ही मामला तय कर लेते तो ये भी अदालत में ना जाते। एक सेकंड के लिए ये हम नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसलिए कि चौधरी साहब, हामिद मीर साहब, अगर तो मेरे इख्तियार में होता, चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में होता तो वो कहता कि खुलवा दे। इनके इख्तियार में था। ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का वो रिकाउंटिंग के लिए जो उसने दरख्वास्त दी थी, इमरान खान साहब ने उसी हल्के से एक दिन पहले खुद फरमाया कि हम तो खुलवाने के लिए तैयार हैं और ख़ुद स्टे ले लिया। ये आलम है एक इनका कमिटमेंट का या इनके अमल का। मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उस वक्त की हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें ज्वाइन कर लिया जी नाज बलोच साहबा ने, पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली। हम ये बात कर रहे हैं कि जो आज जस्टिस अतुल अल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो सियासी लड़ाइयाँ हैं वो अगर सियासी फोरम्स पे हों तो ज़्यादा बेहतर है, आप उनको अदालतों में ना लेके आएँ। तो अब साथ ही साथ दूसरी तरफ जो सियासी फोरम है पार्लियामेंट, वहाँ पे स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई है ताकि उस फोरम का माहौल अच्छा रहे। उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आसिफ जरदारी साहब भी हैं और भी लीडर हैं। आपको लगता है कि जो सियासी फोरम है उसमें जो कमेटी बनाई गई है उसका कोई इजलास हो सकेगा और वहाँ पे ही मामला तय हो जाएंगे, अदालतों में नहीं जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। ये जो बात है कि सियासी केसेस को लेकर जाना और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मलाइन करने की जो एक रविश इख्तियार हुई है, इसको ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज इसी तरीके से हम आगे एक प्रॉपर जमहूरी निज़ाम को स्ट्रेंथन करेंगे। अब बात यह जिसका जो जी चाहता है किसी के ऊपर गूगल करके कोई भी प्रॉपर्टी निकाल के और केस लेकर आप पहुँच जाएँ, इस तरह से मजाक नहीं होते। मैं समझती हूँ ज़रा सीरियसनेस का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ तक आपने बात कही ये एथिक्स कमेटी की, ये जो कमेटी तश्कील दी जा रही है, ये बहुत नागज़ीर है। मैं समझती हूँ इसकी बहुत ज़रूरत थी और मैंने ख़ुद भी पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच में यही बात की थी। ये तजवीज़ थी, मेरी अपनी एक पर्सनल राय थी कि एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए ताकि ये जो मामलात हैं इनको विद इन पार्लियामेंट देखे जाए और पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। एक रूल ऑफ लॉ है, नहीं तो फिर आप ताले लगा दें पार्लियामेंट को। हर चीज़ अगर फैसले बाहर ही पार्लियामेंट के होने हैं, सड़कों पर, धरनों में, इधर उधर, तो फिर पार्लियामेंट का फ़ायदा क्या है? इस पार्लियामेंट के अंदर बैठ कर सिवाय सियासी तकरीरों के, सियासी डिबेट के। और एक अफसोस की बात यह कि हुकूमत अभी तक अपने अपोजिशन मोड से बाहर नहीं निकल पा रही। यही वजह है कि आप देखें कि आज मैं अभी एक और प्रोग्राम से उठकर आई हूँ, वहाँ MQM के एक रहनुमा थे, बहुत खफगी का अपना इजहार कर रहे थे। दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। इनके इत्तेहादी इनके साथ नाखुश हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है इनको अपनी इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहिए। इस वक्त गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। जो कमेटी बनाई गई है इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी शामिल हैं, तो हो सकता है कि ये कमेटी के इजलास में मामला तय हो जाए। तो वाडा साहब, ये जो कमेटी बनी है बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो इस पर बहुत खुश हूँ और मैं तो ये हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। और ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब को स्पीकर साहब ने बताया होगा कि इस कमेटी में मैं शहबाज शरीफ को भी रख रहा हूँ और जरदारी साहब को भी रख रहा हूँ। खान साहब मान कैसे गए इस कमेटी का मेंबर बनने पर? देखिए मीर साहब, ये कमेटियाँ बनती भी रहती हैं, कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट भी होती हैं, कमेटियों में कोई आता भी नहीं है, कमेटियाँ चली भी जाती हैं। खान साहब नहीं आएंगे मैं अभी तो कबल वक्त है लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए सर, मेरी तो कुछ दिनों से एक परेशानी है जो मियाँ साहब हैं, नाज बहन है और आप लोग हैं कि सर मुझे इस मुल्क के अंदर ना कोई चीज़ अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सर, कल से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जितनी ये कहते हैं जी इल्ज़ाम है, मान लिया इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ साहब, मैंने सर कल भी कहा कि मैं एज फेडरल मिनिस्टर मेरा प्रोगेटिव था कि मैं मिनिस्टर्स इन क्लेम में रहूँ। मुझे 13 नंबर का घर भी मिल गया, मेहरबानी है चीमा साहब की। मुझे जब पता चला शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मैंने वो घर की चाबियाँ वापस कर दी। मैं कहा मुझे नहीं रहना। अब मैं तो पहली दफ़ा इलेक्ट होकर आया था ना सर, मुझे तो मेरा एक हक था, मुझे उस हक से महरूम किया। प्रिंसिपली मैंने कहा जी एक आदमी पर इल्ज़ाम है, अल्लाह का शुक्र है मुझ पर अभी तक कोई दाग नहीं है। आपको भी 13 नंबर ही अलॉट हुआ, उनको भी 13 नंबर अलॉट हुआ? उनको कोई और अलॉट हुआ, मुझे 13 नंबर का घर आप मिला। सिर्फ मिनिस्टर्स एनक्लेव से इसलिए निकल गए कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब आ गए? प्रिंसिपली बात ठीक नहीं है ना सर। एक आदमी के ऊपर
इतने सारे तो वो अब इल्जामात हैं। कौमी असम्बली में भी आते हैं, तो आप वहाँ से भी चले जाएं। सर मेरी बात सुनिए, मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन वो MNA है, इसलिए वो मिनिस्टर इनक्लेव में रहेंगे, वो गाड़ियों के होटल में वापस आएंगे, सूट पहनेंगे, तकरीर अपनी करेंगे, अपनी बातें सुनाएंगे, हमारी बारी में उड़ के चले जाएंगे। एक आम आदमी जो पाकिस्तानी है, जो जेलों में कत्ल के केसेस में मुलव्वस है, जेब कतरी के में है, किडनैपिंग में है, उसके ऊपर क्या साबित हो गया? उसको आपने क्यों बंद किया हुआ है? ये एक पाकिस्तान में दो कानून नहीं हो सकते सर। आप मुझे आज जवाब देते मीर साहब, आपका मुझसे बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। एक आम आदमी है जिसके ऊपर कत्ल का मुकदमा है, उस पर अभी तक साबित नहीं, उस पर भी इल्ज़ाम है। अच्छा, वो 8 साल से साहब, खुशकिस्मती से मैं हुकूमत में नहीं हूँ, ना ही वजीर हूँ, तो वजीर आप हैं, जवाब आपको देना चाहिए। मैं तो देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस पे कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। मैं कंसर्न का इजहार कर रहा हूँ, और एक पाकिस्तान में दो कानून नहीं हो सकते सर। ये माइंडसेट से निकलने के लिए हम आए हैं। इस मुल्क के अंदर हम चेंज ये लाने के लिए आए कि अगर मैं MNA हूँ या मैं मिनिस्टर हूँ, तो एक आम आदमी के ऊपर जो कानून लागू होता है वो मुझ पर लागू होना चाहिए। जनाब जावेद लतीफ़ साहब, अब अपोजिशन में हुकूमत ने एक सवाल उठा दिया है और हुकूमत इस पे कंफ्यूज है, इनकी कंफ्यूजन दूर करें। भाई, आप अपोजिशन में, आपके अपोजिशन लीडर जो हैं वो नैब के मुलजिम है और वो मिनिस्टर्स इनक्लेव में रहते हैं। हमारे मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टर्स इनक्लेव में रहना गवारा नहीं किया। माशाल्लाह, मेरे छोटे भाई हैं फैसल वाडा साहब, मुझे इनसे ये तवक्को नहीं थी जो इन्होंने गुफ्तगू की। गुजारिश इतनी है, उनका दिल दुखा हुआ है, दिल दुखा हुआ है, तो बाकी पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल नहीं दुखा है। जो एक इल्ज़ाम वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसी इल्ज़ाम वाला, उसी इल्ज़ाम के जो इनकी 70% जो कैबिनेट के लोग हैं वो इसी इल्ज़ाम के तहत वज़ीर भी हैं, कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। क्या उनके साथ ये बैठना पसंद करेंगे? क्या उन वज़ीर आज़म के साथ बैठना पसंद कर रहे हैं? इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो इन्होंने कहा एक पाकिस्तान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, तो मुझे ये बताएं कि क्या, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ये जो बात कहने लगा हूँ, क्या हलीमा खां के लिए कानून और है और बाकी सारे लोगों के लिए कानून और है? क्या इमरान खान साहब के लिए कानून और है और बाकी सब के लिए कानून और है? क्या जुल्फ़ी बुखारी के लिए, क्या आप परवेज़ खटक के लिए, क्या आप जहांगीर तरीन के, मैं कितने नाम गिनवाऊँ, चौधरी परवेज़ लाई, मैं वो और आज बड़ा मुझे दुख से ये भी बात कहने होगी कि आज के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, अगर आप सिंध की बात कर रहे थे किसी प्रोग्राम में, किसी ने पूछा तो एक चैनल के एंकर ने, तो वो फरमाने लगे कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी अपोजिशन को नहीं दी गई क्योंकि वहाँ करप्शन नहीं हुई। हम समझते हैं कि करप्शन नहीं है और मौजूदा हुकूमत वो समझ रही है, इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी अपोजिशन को देने की ज़रूरत नहीं है। जो 2013 में हुकूमत थी उस वक्त भी पब्लिक अकाउंट कमेटी इन्हीं के पास और आज भी इन्हीं के पास, लिहाजा ज़रूरत नहीं। और इसी प्रेसिडेंट साहब ने, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि भाई यही प्रोग्राम प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि जनाब करप्शन की वजह से मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, वो मुल्क टूट गया था। इनको ये नहीं पता कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है और आज के हालात क्या कह रहे हैं। ये तो हाल है इनका। अच्छा, अब नाज़िम बलोच साहब, ये मामला जो है ये किस तरह तय होगा कि अब अपोजिशन लीडर जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं, मिनिस्टर्स इनक्लेव में उनको घर भी मिल चुका है, तो आप एग्री करती हैं फैसल वाडा साहब असूली तौर पर ये दुरुस्त कर रहे हैं? देखिए, फैसल हमारे भाई हैं और वी वर्क टुगेदर एक काफ़ी अर्सा, बल्कि सियासत शुरू इकट्ठे एक ही वक्त हमने सियासत शुरू की थी। देखिए, मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत हमें अपने जज्बात, इमोशंस जो हैं उनको थोड़ा सा इन मामलों के अंदर टॉलरेंस को ज़्यादा हमें फ़रोग देना चाहिए और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट है इसका ख़ात्मा करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करना, देखिए ठीक है, इस वक्त अगर वही बात है, मैं जावेद लतीफ़ साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि फिर हेलीकॉप्टर केस हो, फिर मालम जबा केस हो, फिर बिलियन ट्री सुनामी हो, फिर केपी में BRT हो, एहतसाब कमीशन का बंद हो जाना, ताले लग जाना एहतसाब कमीशन केपी में, बहुत सारे आपके पास भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि नाबज़दा हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ। अच्छा हामिद मीर साहब, मैं एक और बात आपके प्लेटफॉर्म से अर्ज़ करना चाहती हूँ कि देखें, बहुत जो बड़े असल मगरमच्छ हैं वो तो हर दौर में वजीर बन जाते हैं और आपको पता है जो कॉपी पेस्ट काबीना आ चुकी है, परवेज़ मुशर्रफ की काबीना इनके पास इस वक्त कॉपी पेस्ट हो चुकी है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, नाबज़दा लोग हैं, उनके ऊपर अगर आप फिर दोहरा मयार रखेंगे, फिर एक कानून नहीं होगा, 2 कवानीन होंगे पाकिस्तान में, तो फिर ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो हमारी आवाज़ है। फैसल वाडा, अच्छा, अब फैसल साहब ने एक कन्फ्यूजन का जिक्र किया है, ठीक है फैसल साहब, मेरी भी एक कन्फ्यूजन है, वो भी दूर करें आप ज़रा। इमरान खान साहब जो हैं वो
बार बार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की बड़ी तारीफ़ करते हैं और उसकी एक वजह है कि उनका ताल्लुक़ एक बहुत पसमानदा इलाके के साथ है और बड़ी हम्बल बैकग्राउंड है उनकी, और वो कहते हैं ये बड़े आजी वाले आदमी हैं, आजी के पैकर हैं। जिस दिन वो ये बात करते हैं उससे अगले दिन उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो कभी मुल्तान जाते हैं, कभी टोबा टेक सिंह जाते हैं, और उनके साथ 10-12 नहीं बल्कि 25-25, 26-26 गाड़ियाँ होती हैं। तो मेरा सवाल जो है वो आपसे करता हूँ, पहले आप ज़रा देखें कि खान साहब क्या कह रहे हैं और गाड़ियों का काफिला क्या बता रहा है। इसमें एक कंट्राडिक्शन है और वो कंट्राडिक्शन ही मेरा सवाल है, वो मैं फैसल वाडा साहब से करता हूँ, लेकिन पहले आप देखें कि उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। इनमें आजिज़ी है, तकब्बर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते, 35 करोड़ रुपए चीफ प्राइम मिनिस्टर का जहाज नहीं इस्तेमाल किया। अच्छा, तो जहाज भी नजर आ गया। अब मेरा सवाल बड़ा सिंपल है आपसे कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और वेरी नेक्स्ट डे वो 26 गाड़ियों के काफिले के साथ फिरते हैं। वो इमरान खान साहब की इज्जत में इजाफा कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं? देखिए मीर साहब का बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये कि जो इमरान खान साहब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो एक तो बड़ा क्लियरली सबको पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, हमारे पॉलिटिकल बॉस हैं। बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें जब एक आदमी के अंदर हैं तो मेरे पास तो ये जवाब और सवाल लेने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो इमरान खान साहब का आर्ट है एज अ बॉस, एज अ चेयरमैन, एज प्राइम मिनिस्टर, कि किसको सेलेक्ट करें। वो ठीक है। मुझे आपका कैमरामैन है, मैं आपको एक मिनट मिसाल दूं मीर साहब, मुझे आपका कैमरामैन है, मुझे नहीं पसंद ये आदमी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मुझे इसकी कमीज़ नहीं पसंद, आप मुझे कहेंगे भाई मेरी कॉम्पिटेंट आदमी है, मेरी कॉम्पिटेंसी इसके अंदर है, ये कैमरा चलाना जानता है। तो ये आपका आर्ट है कि आप अपने जुमरे के अंदर ये एक्सपर्ट है। बहुत सारे लोग मुझे नहीं इस काबिल समझते होंगे कि मैं वजीर हूँ, लेकिन इमरान साहब को कोई सलाहियत मेरी पसंद होगी। तो टीम सेलेक्ट करना इमरान खान साहब का, और उनकी हिस्ट्री ये बताती है कि जिसको अल्लाह के बाद उन्होंने सड़क पे स्पॉट किया वो वसीम अकरम बना, ठीक है, और आज हमारे मुल्क का हीरो है। एक आदमी मंसूर अख्तर भी था। सर देखिए 100 में एक की गलती होगी, हो सकती है, इंसान है, 100 में गलती तो नहीं होगी। गौरी साहब भी थे, गौरी थे। दूसरा मीर साहब ये कि देखिए मीर साहब, मैं कि कई दफ़ा ये जैसे जिस एरिया की आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारी गाड़ियां, अगर आप इंसाफ से मैं बात करूं, मैं जस्टिफाई कोई चीज़ नहीं, गलत को गलत ही कहूँगा, लेकिन इसमें कई गाड़ियां जो आपको नज़र आ रही हैं उसमें सरकारी गाड़ियां नहीं है। जिस एरिया में आप जाते हो उस एरिया के लोगों की MP MNA की गाड़ियां भी आपका लग जाती हैं। इसमें आप मुझे मैं आपको कई गाड़ियां दिखा सकता हूं जो गवर्नर पाकिस्तान की गाड़ियां नहीं, गवर्नर पंजाब की गाड़ियां नहीं है। देखिए किसी पर इल्जाम लगाना, उसमें अपने और पराये सारे ही होते हैं, ये भी मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। पंजाब पुलिस को इतना इनकम्पिटेंट समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर के काफिले में हर किसी अरे गरे नत्थू खैरे की गाड़ी को शामिल होने देती है। सर आप क्या बात करें, हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ही होते हुए देखा है, मैं खुद अच्छा, था उस काफिले के अंदर। अच्छा, गवर्नर सिंध के साथ मैंने काफिले में। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको इमरान खान साहब ने वजीर बनाया, इमरान खान साहब अगर आज आपको ये कह दें यार कि प्रोटोकॉल नजर नहीं आना चाहिए आपका, बस 4 या 5 गाड़ियां हों, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे लीडर ने मुझे जो बात कही है तो मैं पूरी कौम को करके दिखाऊं कि इमरान खान ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया मैं उस एतमाद पे पूरा कर उतर रहा हूं? क्या आप अगले दिन इमरान खान के दावों को बूट की नोक पे लिख देंगे? मीर साहब कोई मेट्रो का केस नहीं है बुज़दार साहब के, वो बात ठीक है आपकी। कोई शुगर मिल के ऊपर कब्जा नहीं किया, कोई कोर्ट के कहे हुए शुगर मिल को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया। अगर गलती हो भी गई है, हमारे दोस्त हमारे भाइयां भी फोन करेंगे, समझा देंगे उनको। और आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर कह दें हमें अगर कह दें, तो अगर हमें 4 गाड़ियों की इजाजत देंगे तो हम 2 गाड़ियां रखेंगे अपने पास, हमारी जरूरत नहीं कि आपने असल बात कर दी है कि अगर फैसल वाडा साहब को इमरान खान साहब कह दें कि 4 गाड़ियां रखनी है तो ये 2 रखेंगे, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं और ब्रेक के बाद आगे चलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। और अब मुझे एक ऐसा मामला डिस्कस करना है जिस पर कि पूरी कौम जो है उसका बहुत कंसर्न है, लेकिन इस मामले की तरफ आने से पहले मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं नहीं बल्कि हम सब जो इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सब पार्लियामेंट की बालादस्ती के हामी हैं, लेकिन इसी पार्लियामेंट ने कानून साजी के ज़रिए कुछ पैरामीटर्स तय किए हैं और उन्हीं में से एक 18वीं तरमीम भी है। और 18वीं तरमीम ने यह तय किया था
कि सूबे जो हैं वो कुछ मामलात में उनके पास इख्तियारात हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़ास तौर पे ये एक सूबाई मामला है। लेकिन आज हमारी पार्लियामेंट का जो ईवान बाला है सेनेट, उसकी एक कमेटी ने साहिवाल में जो खलील का ख़ानदान था जिसका सब कुछ लुट गया वहाँ पे, उस ख़ानदान को और शफीक जो वहाँ पे ज़ीशान वहाँ पे जो मारा गया पुलिस के हाथों, उसकी वालदा को और उसके भाई को बुलाया। अब ये जो ख़ानदान है एक तरफ ये पुलिस की पेशियाँ भुगत रहा है, दूसरी तरफ इसको पार्लियामेंट ने इस्लामाबाद में बुला लिया, तीसरी तरफ इनको धमकियाँ भी मिल रही हैं। आज कुछ अखबारात में ये ख़बरें शाया हुई हैं कि ये जो ख़ानदान है इसके वकील को भी धमकियाँ दी गई, और कुछ दिन पहले ये जो जलील साहब हैं जो मकतूल खलील के भाई हैं, इन्होंने भी हमें ये बताया था कि इनको धमकियाँ मिल रही हैं। सुने खलील साहब ने क्या बताया था। मुझे थ्रेड आ रहे हैं, मेरे बच्चे हैं हॉस्पिटल में, उसको भी थ्रेड का मसला है। ठीक है, बच्चों को कुछ ना कहें, मुझे मार लें प्लीज। थ्रेड कहाँ से आ रहे हैं भाई? कहाँ से आ रहे हैं? जो सेव कर रहे हैं उनको बचाने को मुख्तलिफ किस्म की कॉल्स आ रही हैं। समझ आ रही? तो आपने इंतजामिया को बताया, पुलिस को बताया या किसी को कि इस नंबर से कॉल आ रही है या ये सूरत हाल है? मैं किससे बताऊँ? मैं आप मीडिया के बता सकता हूँ। तो ये जलील साहब ने हमारे साथी जवाद मलिक को ये बताया था कि इनको थ्रेट किया जा रहा है। अब फिर इनको पहले भी इस्लामाबाद बुलाया गया था, जी सदर साहब से आपकी मुलाकात करवानी है, फिर वापस भेज दिया गया। आज फिर इनको बुला लिया गया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर में आपकी पेशी है। मैंने आपसे ये पूछना है जावेद लतीफ़ साहब कि ये ख़ानदान जो है बजाय कि रियासत इसको फैसिलिटेट करे और इनका गम बांटे, आप इनको कभी कहीं बुलाते हैं कभी कहीं बुलाते हैं। ये 18वीं तरमीम में तो तय हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है, तो सेनेट इनको किस तरह बुला रही है यहाँ पे? देखें हामिद मीर साहब, मुझे इनकी नीयत पर तो कोई शक नहीं है, एक इंसानी हमदर्दी के तहत वो ज़रूर कर रहे होंगे, मगर मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सूबाई मैटर है, उनको देखना चाहिए। आप अगर वहाँ से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, मगर इस तरह कभी सेनेट के चेयरमैन बकौल जो वर्षा हैं कि वो बुला रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट साहब बुला रहे हैं, मिल नहीं रहे, आज जिस तरह आज बुलाया गया। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि बदकिस्मती से ये जो हुकूमत अनाड़ी आई है, इसके अनाड़ीपन की वजह से न सिर्फ ये खुद फंस रहे हैं बल्कि ये अदारों को और रियासत को फंसा रहे हैं। आज आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या फरमा रहे हैं, इसी तरह आप देख लें शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। ये सारे लोग एक अदारे के हवाले से जब इस तरह की गुफ्तगू फरमाएंगे तो मुझे ये बताएं कि अदारों को फंसा रहे हैं या अदारों को आप। ठीक है, आपकी बात समझ आ गई, लेकिन जिस कमेटी ने बुलाया है ना, उस कमेटी के सरबराह रहमान मलिक साहब हैं। नाज बलोच साहब, रहमान मलिक साहब तो बड़े एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, साबिक वज़ीर दाखिला हैं, और इस कमेटी के जो जिन मेंबर्स के सामने ये ख़ानदान पेश हुआ उसमें सेनेटर कुलसूम परवीन भी थी, उसमें और भी लोग थे, उसमें जावेद अब्बासी साहब थे, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। वहाँ पे आपस में बहस हो रही थी। कुलसूम परवीन साहबा ने इनको कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कातिल नहीं पकड़े गए तो तुम्हारे भाई और भाभी के कातिल किस तरह पकड़े जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी है वो 18वीं तरमीम पे बड़ी सेंसिटिव है, होना भी चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम की वायलेशन नहीं है कि जब सेनेट जो कि एक वफाक का इदारा है और वो एक सूबे के मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए हामिद मीर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांगली फर्मली बिलीव करती है कि ये 18वीं तरमीम से सूबों को बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है, उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आप सेनेट की इस सिचुएशन की बात करें, ये मुझे अभी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पता चल रहा है कि वहाँ पर ये जो गुफ्तगू हुई है, मैं समझती हूँ कि इस किस्म की बातों से उस फैमिली के ऊपर बड़ा एक नेगेटिव असर पड़ा हुआ होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रीव्ड फैमिली है। ये इनको सेनेट में बुलाना, मेरा ख्याल है वही बात है जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर उनको वहाँ पे बुला। बट अगेन आई वुड से इन माय पर्सनल ओपिनियन, मैं समझती हूँ कि उनको इस वक्त इस फैमिली को पंजाब में हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ यकीन दहानी कराई जाए। जो अभी हमने वीडियो क्लिप देखी यहाँ पे कि उनकी फैमिली को अदम तहफ़्फ़ुज़ है, उनके वकला कह रहे हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी अपने फ़राइज़ के ऊपर पहले तो पूरा नहीं उतरी, अब पूरा उतर जाएं, इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर इस फैमिली का मौक़िफ़ जानना इतना ही ज़रूरी था तो रहमान मलिक साहब को चाहिए था कि अपने तमाम मेंबर्स जो हैं उनको गाड़ी में बिठाते
और लाहौर चले जाते, वहाँ पे फातिहा खानी करते और इनकी बात भी सुन लेते। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। एंड सेम थिंग इवन अप्लाइज कि एक दिन पहले मैंने प्रेसिडेंट साहब के नाम से भी टीवी पे टिकर्स चल रहे थे ना, आई डोंट नो कि वो किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन टिकर्स चल रहे थे कि उन्होंने सदर पाकिस्तान इस्लामाबाद में इस फैमिली से मिलना चाह रहे हैं। और तब भी मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन यही था जो अभी आप कह रहे हैं कि जो हमदर्दी जिनको है वो जाके उस फैमिली से जाके वहाँ पे मिलें, और इस वक्त जो अर्जेंट इमीडिएट बेसिस के ऊपर उनको जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि बुज़दार साहब उर्फ वसीम अकरम जो कर रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंस की इंतहा है। और मैं समझती हूँ कि करप्शन जो है उसकी सबसे वर्स्ट फॉर्म तब होती है जब आपके पास इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हो। जब गवर्नेंस एकदम फेल हो जाए तो फिर करप्शन जो है वो उसकी जड़ वही होती है। आपके तवज्जो से ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह JIT भी कर रही है वो भी मुनासिब नहीं है। वो अलग बात है कि उन्होंने अदम एतमाद कर दिया वर्षा ने, मगर आप मौके पे तो आप गवाहियाँ लें, लोगों की शहादतें कलम बंद करें। आप एक थाने में उनको तलब कर रहे हैं लोगों को। JIT के सरबराह को चाहिए कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहर की किसी भी सड़क पे जाए और सड़क पे जाने वाले किसी भी आदमी से ये ना पूछे कि तुम्हारा ताल्लुक किस पार्टी से, सिर्फ उसको ये पूछे कि सानिया साहिवाल पे जो JIT बनी है उस पर आपको एतमाद है। जवाब होगा जी हमें आप पे एतमाद नहीं है। तो ये है पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में। वाडा साहब, मैं अब आपसे इस मामले पे बात नहीं करता क्योंकि आपने चीफ मिनिस्टर साहब को आज रात को फ़ोन करना है। उनको फ़ोन करके ये भी कह दीजिएगा कि प्लीज़ अब आप ना किसी दिन उनको अपने पास बुला लीजिएगा, इस फैमिली को तो लेकिन मैं आज आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गंबट में मीडिया से गुफ्तगू की, वहाँ पे उन्होंने 18वीं तरमीम का जिक्र किया। तो 18वीं तरमीम की बात हो रही थी, सुने बिलावल साहब ने क्या कहा। हम इनको 18th अमेंडमेंट को 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं करने देंगे। हम उनको NICVD, JPMC और NICH को नहीं छीनने देंगे। हम अपने लीगल ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा सिंध हुकूमत का रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। तो वाडा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर आपने 18वीं तरमीम की तरफ बुरी आंख से देखा तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। एक तो मेरे साहब ये कि हम बुरी आंख से नहीं देख रहे हैं, हम अच्छी आंख से देख रहे हैं। अच्छी आंख से देख रहे हैं। दूसरा ये कि 18वीं तरमीम की वायलेशन ही सिंध गवर्नमेंट की तरफ शुरू होगी। आपने एक तो रहमान मलिक साहब का जिक्र किया, वफाक के काम में उन्होंने जो 18वीं तरमीम का एक्सीडेंटल फॉर्म है वो, और आज उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, मेरा भाई भी है, उन्होंने कहा कि जी हम फेडरल फेल हो गई, हम टैक्स जमा करके प्रोविंस को दे दे ताकत, तो प्रोविंस आपको टैक्स देके फेडरल को वापस कर देगी। ठीक है सर, तो वायलेशन तो ऑटोमेटिकली वहीं शुरू होगी। तो कई दफ़ा आप नीयत आपकी ठीक हो ना सर, अल्लाह में रास्ते बनाने। तो मैं तो आपको पता है 1-1.5 साल से इस पर शोर कर रहा हूँ कि इसकी कुछ शिकें उनको रीएड्रेस करके डिबेट के लिए ओपन करना चाहिए। और नून लीग की तरफ से भी यही जवाब आया, तनवीर साहब ने आके शो पे कहा है कि इसको एड्रेस होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 है कि मेरी बहन ने बुज़दार साहब की बातें की और मैं बड़ा हंस पड़ा, मुस्कुरा रहा था जब बुज़दार साहब की बातें कर रही थी मेरी बहन। 7 साल कायब अली शाह साहब को CM रखने वाली पार्टी, और फिर उज़ैर बलोच के घर जाके जिसने गले काटे, जिसने फुटबॉल बनाया, उससे बैत की कि आप अपने MP MLA दे दे, दाब दे दे, हम जीत जाए। वो पार्टी CM कायब अली शाह साहब को भूल कर एक क्रिमिनल को MLA MP बनाने के बाद बुज़दार साहब पे अटैक करिए। सर ये भी दया पाकिस्तान की खूबसूरती है। मंशा बॉम्ब के साथ जो मिलते दूसरी हैं। चीज़ ये कि मीर साहब देखिए, आपके प्रोग्राम से पूरी दुनिया एजुकेट होती है, आप जैसे और बहुत सारे क्रेडिबल एंकर्स भी हैं। हमें डिबेट ये करनी चाहिए कि 35 साल में जो इन्होंने नहीं किया वो हमने 5 महीने में किया। मैं पूरी तैयारी से आज आया था कि मैं आज मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा कि जी जो आप 35 साल में नहीं कर सके, एक एक करके बताऊंगा और आवाम को बताऊंगा। वो सिर्फ अब बुज़दार साहब की गाड़ियों का काफिला में उसमें गाड़ियां कम करवा दें सर। हम देखें सर, मेरी गाड़ियों पे बड़ा शोर होता है सर, हमारी जाती गाड़ियाँ इस काफिले के अंदर बुज़दार साहब बदनाम ज़्यादा हो रहे हैं। इतनी गाड़ियाँ पंजाब हुकूमत की है नहीं। आप और मैं बैठ जाएंगे इसके ऊपर, अगर गलत होगी मैं बोल भी दूंगा बुज़दार साहब गलत कर, लेकिन इधर गलत इस तरह प्रेसिडेंट की काफिले के अंदर हुआ है, इस तरह गवर्नर के काफिले के अंदर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के काफिले के अंदर हाजी को रिस्ट्रिक्शन है कि गाड़ियां नहीं अंदर आ पाती, लेकिन इधर भी तो ठीक है ना, फिर माने ना। फिर इमरान खान जो है वो अगर अपने काफिले में गाड़ियां जो है वो नहीं शामिल होने देता तो बुज़दार साहब क्यों नहीं फॉलो करते? बुज़दार साहब को बोल देंगे, कह के पीछे गर्दन घुमा के देख ले और मना कर दे, हो जाएगा, मना खत्म। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सर। अच्छा, आप देखें ना, वैसे शहबाज शरीफ साहब के काफिले में भी बहुत गाड़ियां होती थी। नहीं, मेरी अर्ज सुने, मैं 2, 4, 10, 20 जो गाड़ियों का जिक्र हो रहा है,
हामिद मीर साहब मुझे ये बताएं कि उस वक्त जब ये एतराज़ किया करते थे, जब ये उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, तो उस वक्त इनको इल्म होना चाहिए था कि वज़ीर आला हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उसके साथ सिक्योरिटी के अदारे चलते हैं, 10-15 गाड़ियाँ उनकी हो चलती हैं, मगर ये सारी चीज़ें उस वक्त क्योंकि खुद कर रहे थे। और आज जिस तरह ये बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम की जो आपने ज़िक्र किया, तो हामिद मीर साहब मुझे ये तो इजाज़त दें कि ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद की हुई हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक इन्होंने खुद शुरू की, इन्होंने बिजली के बिल ना दें, ये आज अगर किसी जगह से आवाज़ उठती है तो वो सारी रवायात इन्होंने खुद पैदा की हुई हैं। मगर एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं, आज भी वक्त है ये, और हामिद मीर साहब मैं दुखी दिल से ये बात कहने लगा हूँ, यकीन जाने मैं कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मुझे ये बताएं कि अगर मेरी तरफ से कोई शिकायत हो कि फ़लाँ अदारे के फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो उस वक्त तो कहा जाता है कि अदारों को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि खुदा के लिए इन अदारों को अपनी सियासत के लिए या अपनी बका के लिए कम अज़ कम इस्तेमाल ना करें, इनको कौमी अदारे ही रहने दें। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दें। बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर 18वीं तरमीम को कोई आंच आई तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। अगर बिलावल साहब लॉन्ग मार्च करते हैं, आपकी पार्टी साथ देगी? मेरी अर्ज़ सुने, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं अर्ज़ करता हूँ हामिद मीर साहब, जो बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं, बात वो सही कर रहे हैं, इसलिए कि एक इत्फाक राय से आइन, अब आप 73 के आइन को आज छेड़ के देख लें, दोबारा आप मुत्फिक नहीं हो सकेंगे। ये बात आपकी सही है। इसी तरह 18वीं तरमीम सूबों के छोटे छोटे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको ड्रेस किया गया है। अगर आप एक आर्डर से और आप अक्सरियत के बलबूते पे अगर कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो उससे नफरतें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा, अब नाज़ बलोच साहब मफाद में नहीं है। नाज़ बलोच साहब ये बताएं कि हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत ने कोई बिल बनाया हो कि जी हमने 18वीं तरमीम को रिव्यू करना है या इसको ख़त्म करना है, मेजॉरिटी भी नहीं है इनके पास। तो ये बार बार पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पे क्यों इतना सख्त स्टैंड ले रही है? लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी बैठे बैठाए बिलावल साहब ने। देखिए, बहरहाल हुकूमती अरकान की जानिब से बार बार ये आवाज़ें आना शुरू हुई हैं और 18वीं तरमीम के ऊपर कुछ तब्दीलियाँ लाने की और कुछ अमेंडमेंट्स लाने की जो बातें की जाती रही हैं वक्तन फ़वक्तन। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सरासर नाइंसाफ़ी है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है सूबों के साथ, स्पेशली उन सूबों के साथ जो कंट्रीब्यूट तो बहुत करते हैं लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनको अपने वसाइल के बावजूद भी इतना कुछ देने के बावजूद भी वो हकूक़ बुनियादी नहीं मिले। यही वजह है, देखिए पीपल्स पार्टी ने जो 2 तोहफे दिए 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड, इससे सूबों को एक खुद मुख्तारी बहरहाल मिली है। क्योंकि आप देखें सिंध 70% गैस प्रोड्यूस करता है, 70% आपका रेवेन्यू जनरेट करता है और उसके बावजूद हमें अगर अपने वसाइल हमें अपने वसाइल इस्तेमाल करने का हक ना मिले तो फिर ये इश्यूज होंगे। ये बलूचिस्तान से भी आवाज़ें उठेंगी, ये सिंध से भी उठेंगी, ये पंजाब से भी उठेंगी, KP से भी उठेंगी। तो ये सूबे का जो सूबे के जो बुनियादी हकूक है, मतलब सूबे के जो बुनियादी हकूक हैं, सूबे के जो बुनियादी हकूक हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक बहुत बड़ी जदोजहद के बाद 18वीं तरमीम जैसा तोहफा सूबों को मिला है। ओवर वन स्ट्रोक आकर अगर आप हुकूमत कह दे कि जनाब हम इसके मुखालफत कर देते हैं, इस तरह से मैं समझती हूँ इतनी अग्रेसिव अप्रोच जो है हुकूमत की नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को सोच समझ के फैसले करने चाहिए, क्योंकि आज जो फैसले करेंगे ये आने वाले वक्त में उनको भुगतेंगे। क्योंकि बहरहाल देखिए हर चीज़ का इलाज ये नहीं होता, हर बात के ऊपर सिर्फ 92 के वर्ल्ड कप की मिसालें दे देना। 92 का वर्ल्ड कप था, कोई डिसिप्लिन की गोली थोड़ी है कि हर चीज़ का इलाज, हर दर्द की दवा 92 का वर्ल्ड कप कह के कि भाई जनाब हर फैसले जो 92 के वर्ल्ड कप में हुए वो सही थे, लिहाजा अब जो फैसले होंगे वो दुरुस्त होंगे। आई थिंक दिस इज पॉलिटिक्स, वन हैज टू बी रियलिस्टिक, अपनी अप्रोच और सब दुरुस्त। दिस इज पॉलिटिक्स। उस्मान बुज़दार इज नॉट वसीम अकरम, एक्सेप्ट इट। नहीं एक्सेप्ट कर सकता सर। देखिए मेरे चेयरमैन की हिस्ट्री रही है कि वो कभी भी पीक पे नहीं स्ट्रेट अप गए, पहले गिरते हुए जब सबने वर्ल्ड का ख़त्म हो गए। मेरी बहन बातें कर रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है मुझे बातें करते हुए सुनते हुए। हमें पता है सर, हमारी मईशत जिस आदमी ने 5 महीने में खड़ी कर दी, सिर्फ हमारी कौम की सीधी कर दी जिस चेयरमैन आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है, वो तो कुछ और ही कह रही है। मेरी बात सुने सर, मेरी अर्ज सुने ना सर। हाँ। सर मेरी गुजारिश ये है कि अभी इन्होंने मियाँ जावेद रफ़ी साहब ने कहा कि जी वो बुज़दार साहब की गाड़ियाँ, सर बुज़दार साहब की गाड़ियाँ तो प्रोगेटिव CM का है, उस पर हमने कहा पब्लिक की गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। तो कब मैं ये कहता हूँ कि मरियम बीबी की गाड़ियाँ किस खाते में थी?
किस तरह बात कर सकते हैं सर आप 900 आदमी अपने घर की जाती उमरा के गार्ड अपने सरकारी मशीनरी पे रखे हुए थे, आपके पास क्या फेस है सर बात करने का? मेरा एक जवाब दे दें मीर साहब, आप तो बड़े क्रेडिबल एंकर, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, ये सब बड़े सियासतदार हैं सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ सर। मुझे बता दें MNA और अपोजिशन लीडर मुझे मुलजिम हो, वो हूटर में आएगा, सूट पहन के आएगा, मिनिस्टर इनक्लेव में रहेगा। आप आम आदमी कातिल जिसपे अभी तक 12 साल उसने 12 साल की सजा ले ली है, लेकिन अभी तो उसको कंफर्म नहीं हुआ, वो कैसे रहेगा? शहबाज शरीफ साहब के सूट का आपने 2-3 दफा जिक्र कर दिया है सर। मैं सूट की बात नहीं करता, मैं आपको पता है वो इम्पोर्टेड नहीं होता सूट सर, वो छोड़े ना सर, मैंने बड़े गौर से देखा वो सर वो है इम्पोर्टेड सर, लेकिन ज़र्फ पहनने का ज़र्फ भी तो होना चाहिए सर। वो है इम्पोर्टेड, बहुत कीमती, वो 40 लाख रुपए का होगा, लेकिन ज़र्फ होना चाहिए सर। वो कहते हैं ना कि इंसान का पैसा आ सकता है, उसका टेस्ट नहीं आता। मैं ये कहता हूँ सर कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की हर बात सराहना है। मुझे आज ये जवाब दे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब किस कानून के तहत इसी पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगने पर गाड़ियों में मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहे हो, एक आम आदमी सिर्फ 8 साल से जेल में, उसका अभी तक केस चला ही नहीं है। अच्छा यार, इसका जवाब देना ही पड़ेगा अब जावेद लतीफ़ साहब आपको, लेकिन एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो लोरालाई में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसमें 9 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें कि 3 जो दहशतगर्द थे उनके अलावा 9 लोग शहीद हुए हैं। 3 दहशतगर्द जो हैं वो उन्होंने सुसाइड जैकेट्स पहनी हुई थी और वो DIG कॉम्प्लेक्स लोरालाई में दाखिल हुए। वहाँ पे पुलिस में भर्ती के लिए लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। तकरीबन 800 लोग वहाँ पे मौजूद थे और फिर वहाँ पे मुकाबला शुरू हो गया। इसमें 3 पुलिस वालों समेत जो वहाँ पे मुकामी जो सरकारी मुलाजमीन थे, तो 9 लोग शहीद हुए हैं और अब वो जो कॉम्प्लेक्स है उसको क्लियर कर दिया गया है। लेकिन ये वाक़या जो है ये हमें बता रहा है कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें एक दफ़ा फिर इजाफ़ा हो रहा है और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं अफ़गानिस्तान के रास्ते दोबारा अपनी सरगर्मियाँ जो हैं उनमें इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जावेद लतीफ़ साहब, दोबारा हम सियासत पे आ जाएंगे। वक्फे से पहले फैसल वाडा साहब ने कहा, दोबारा पूछा है आपसे कि बताएं कि वो शहबाज शरीफ साहब सूट पहन के हूटर वाली गाड़ी में क्यों आते हैं असेंबली में? पहले तो अहमद मीर साहब जो शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके लवाकिन को सब्र जमील दे और जो ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह सेहत दे, ज़िंदगी दे। जहाँ तक वाडा साहब के कहना है, दोबारा से बदकिस्मती है इस मुल्क की। आप ये देख लें कि एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है, एक तरफ जो हालात हैं मुल्क के, मगर इनको पड़ी हुई है कि जनाब करप्शन बहुत है, उसको रैत मैंने दे दी और जो 4 पैसे अगर कहीं से आ जाते हैं तो भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं, कहते बड़ा पैसा आ गया। तो आप माने कि जब दहशतगर्दी का कोई वाक़या कराची में होता है तो वाडा साहब भी पिस्टल निकाल के पहुंच जाते हैं वहाँ पर? नहीं, ये फैसल साहब की ज़ाती तौर पर मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और बड़े अच्छे एक सियासी कारकुन है, मगर मैं एक गुजारिश कर दूँ, जब इमरान खान साहब ख़ुद ये कहें कि 50 लोग मैंने पकड़ने थे, इनके फवाद चौधरी नईमुल हक साहब कहें कि जो हमने इनसे तावन किया हुआ था वो वापस ले लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अदारों को फिर ये खुद ही डिक्टेट करते हैं कि पकड़ लो, फिर अगर ये हमसे खफा हो जाएंगे तो फिर पकड़ा देंगे दोबारा, और जब राज़ी हो जाएंगे तो अच्छा, आपने भी तो कहा था कि जनवरी में कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है और नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। मेरी आप डेट्स मुझे याद रहती है सर, अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक से ठीक है। मैंने कहा था जनवरी से पहले आप 10 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट की मैंने स्पेकुलेट की थी, वो खबरें आपने देख ली, GIT बन गई, ये हो गया, बड़ शुरू हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ने GIT को फारग कर दिया। नहीं सर, नहीं किया ना सुप्रीम कोर्ट, जब GIT जो बनी सर, जो उसमें तो फिर बहुत कुछ आ गया ना सर, वो जो पास हुई वो तो सेनेट में भी जारी की जाती है। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। की फॉरवर्ड ब्लॉक की बात मैंने की थी, जनवरी से उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं परसों लाहौर था सर, रात को मैं इतनी आपको खबर दे रहा हूं। आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने गए? नहीं साहब, मैं तो लाहौर गया, आप मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में ले गए सर। अच्छा, मैं लाहौर गया था सर। अच्छा, ऐसे गया था, हरीसा खा रहे दूध का। वाह क्या बात है। अच्छा, बट की कढ़ाई खाई आपने लाहौर में? खाई सर। उसके बाद मैं आपको कहा था इस साल आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी सर। तो बट की कढ़ाई खाने के दौरान जो लोग सबर खबर और नजर मैंने रखी सर, जो बाहर लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना, तो रोडों पे लोग चेक रहे थे, बातें चौको चौराहों में हो रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी होने वाली है और ये चौधरी परवेज़ अलाई साहब जो हैं वो इनके अगले कैंडिडेट हैं।
इसी तरह इसी चौधरी साल परवेज लाई साहब को आपके भी कुछ एमपीएस ने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया हुआ है। मैं एक अर्ज कर दूं, देखना ख्याल करना कहीं वही ना फॉरवर्ड ब्लॉग बना दें। मैं एक अर्ज कर दूं, इसी तरह मैंने सही कह दिया, इसी तरह चौधरी परवेज लाई साहब नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने वाले हैं। अच्छा मेरी अर्ज सुन लें, वहां तो नहीं बनेगा, मगर मैं एक चीज जरूर अर्ज कर दूं कि मरकज में भी इमरान खान साहब के पाँव से इसी साल जमीन निकलने वाली है, ये भी मैं अर्ज करता अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ मियां साहब, क्यों मेरे भाई है बड़े, मैं आपको बताऊं सर, अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। जितने मुतमईन और कंफर्टेबल इस वक्त गवर्नमेंट हुकूमत वक्त हुक्मरान खानदानी हुकूमत वक्त है, इससे पहले कभी नहीं थी सर। अब इतने स्टेबल है, पाकिस्तान की सिर्फ इमरान खान साहब ने ठीक कर दी है। ये मैं लाया चीजें, मुझसे इस पे डिबेट नहीं करेंगे। मैं इनको इस पूरे पर्चे में कौम को बता दूंगा कि मैंने 5 महीने मेरी गवर्नमेंट ने वो काम कर दी जो आप 65 साल में। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की गाड़ियों का काफिला जो है उसमें कमी नहीं हो सकती। एक सेकंड के लिए इस पे कोई प्रोग्राम रख लें, ये जो फाइल लेके फिर रहे हैं ना, इस पे एक प्रोग्राम रख लें। 5 सालों में 5 माह में जो इन्होंने तबाही की है इस मुल्क की, ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं लोग। साहब अभी कुछ कहना चाह रही हैं। देखिए, जिन बातों पे ऑपोजिशन में होते हुए पीटीआई के जो आज के वुज़रा हैं, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर हों, तो बहुत ज़्यादा अफसरदगी का इजहार करते थे और रो पड़ते थे, बिजली महंगी, गैस महंगा, तेल महंगा। वो रहने दें कि आपने अवाम को मईशत का कितना माशी तौर पर कितना बदहाल कर दिया है, उस बात के ऊपर हम नहीं जाते। दवाओं की कीमतों में भी इजाफा आपने कर दिया, हर चीज़ आपने कर दी। पूरे पाकिस्तान में गैस नायाब हो चुकी है। 2019 के जून में अगली शिपमेंट आएगी, दैट मीन्स माह रमज़ान में भी लोगों को गैस की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। अब गवर्नेंस की जहाँ तक बात है, खुशखबरी की बात मेरे भाई ने कही, मैं समझती हूँ खुशखबरी तो अवाम के लिए, स्पेशली पंजाब के लोगों के लिए ये होगा कि खुदा के वास्ते कोई कॉम्पिटेंट, कोई अहल, कोई ऐसा शख्स जो खुद फैसला लेने के खुद फैसला लेता हो, व्हाट्सएप पे ना चलता हो, ऐसे सीएम को लेकर आए तो पंजाब के लोगों को, पंजाब के लोगों को कायम अली शाह साहब के नहीं, दिस इज अगेन रॉन्ग कंपैरिजन। कायम अली शाह साहब को आप भी जानते हैं, हामिद मीर साहब, नो, कायम अली शाह साहब इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। आप अगर कायम अली शाह साहब के साथ 1970 से वो एमपी रहे, 1973 का आईन बनाने वालों में शामिल हैं। 1970 से वो सियासत का हिस्सा है, लेकिन हम बुज़दार साहब का रिडिक्यूल नहीं, अगर इनसे कह रहे थे उन पे नाराज चले उनकी, तो अगर आप उनकी उम्र के तनासुब से उनको रिडिक्यूल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है उनकी जो सोच है, उनकी जो एक सियासी स्ट्रगल है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन बहरहाल ये बात है कि बुज़दार साहब वसीम अकरम तो नहीं है, हो सकता है कुछ अरसे बाद ये खुद ही उनको रेलू कट्टा कह रहे हैं। प्लस है सर वो। अच्छा चलें, ठीक है, कुछ लोग उनको मंसूर अख्तर कह रहे हैं, आप उनको वसीम अकरम कह रहे हैं, ये आपका राइट है, आप उनको मैं तो प्राइम मिनिस्टर कुछ अरसे बाद ये उनको रेलू कट्टा कहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात बहुत अहम कही है फैसल वाडा साहब ने, इन्होंने कहा कि अगर मेरा लीडर, मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान मुझे कहे कि कल से तुम्हारी गाड़ियों के काफिले में 4 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, तो मैं 4 नहीं, अपनी गाड़ियां 2 कर दूंगा। उस्मान बुज़दार साहब को चाहिए कि फैसल वाडा जैसे लोगों को अपनी मिसाल बनाएं, इनके ये जो कहे हुए अल्फाज हैं इन्हीं पे अमल दरामद कर लें, तो आप इमरान खान साहब को एम्बैरस नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक आप जो कर रहे हैं तो आप इमरान खान साहब को सिवाय एम्बैरसमेंट को कुछ नहीं दे रहे। इजाज़त दीजिए।